चलो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल एंड बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, असेसमेंट। देखो व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट मतलब आप अपनी लाइबिलिटी जो है, टैक्स लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी, खुद ही कैलकुलेट करो और खुद ही गवर्नमेंट को भर दो। ये हो गया एक टाइप का असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट हमारे ऊपर पूरा रिलाई करता है, गवर्नमेंट पूरा रिलाई करता है कि ये जो पर्सन लाइबिलिटी निकालेगा सही से निकाल के भर देगा। बट हर कोई बंदा इतना ऑनेस्ट थोड़ी ना होता है। भले डिपार्टमेंट ने ऑनेस्टी बताई हमारे ऊपर, बट लोग ऑनेस्ट नहीं होते। तो फिर डिपार्टमेंट हमारे रिटर्न का स्क्रूटिनी भी कर सकता है। स्क्रूटिनी मतलब थरो चेकिंग, तो स्क्रूटनी असेसमेंट भी हो जाएगा। कुछ केसेस में गाइज हम लाइबिलिटी नहीं निकाल पाते, ऐसा होता है बहुत बार, तो हम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते कि देखो हमारे पास फलानी फलानी चीज नहीं है, तो इसलिए आप हमें प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ करो। मैं बताऊंगा क्या। नेक्स्ट होता है बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। एक बेस्ड जजमेंट मतलब डिपार्टमेंट को जो ठीक लगे उनके नॉलेज से बेस्ड जजमेंट, वो भी हो सकता है। तो इतने सारे असेसमेंट फटाफट हम देखेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर एकदम। ओके चलो देखो, तो इसके लाने का क्या मकसद था वो पहले ऊपर दिया। देखो, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 211 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डेफिनेशन, असेसमेंट का मतलब होता है गाइस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। आप टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमिन कर रहे हो अंडर द जीएसटी एक्ट, एंड इट इंक्लूड्स, देखो क्या क्या इंक्लूड है। सेल्फ असेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं खुद लाइबिलिटी असेस करूंगा। रीअसेसमेंट, जो असेसमेंट हुआ आपका उसको वापस भी खोला जा सकता है, रीअसेसमेंट। देन प्रोविजनल असेसमेंट, अभी देखेंगे। समरी असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, इतने सारे असेसमेंट देखना है हमको, राइट। अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस इट्स टैक्स लाइबिलिटी, खुद ही असेस करेगा, एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स that enables the proper officer to perform the assessment and audit to ensure the proper compliances with the law and regulation framed therein। मतलब क्या कि हम, जैसे आप रजिस्टर्ड हो, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो हम हमारी लाइबिलिटी खुद ही कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट किया, उसका वर्किंग, उसके पूरे रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट हम सब मेंटेन रखेंगे, ताकि कभी भी कोई ऑफिसर हमारे पास आए तो हम उसे बता पाए कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया। ओके सिंपल। चल, तो पहला असेसमेंट देखते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट। बहुत सिंपल है। अब इसमें होता क्या है गाइस, पहले सुन लो। बहुत बार ये होता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। सामने वाले ने हमको, लेट्स से वी आर अ परचेसर, तो मान के चलो सामने वाले ने हमको बिल नहीं दिया, राइट। परचेस किया हमने, इनवर्ड सप्लाई किया, उसका बिल नहीं दिया, लेकिन हमको तो आगे सेल करना है भाई, तो हमें वो रेट ही मालूम नहीं परचेस का क्या है, अभी रेट मालूम नहीं, तो हमने सेल करते समय एक अंदाज से हमारे पास एक रेट है, क्योंकि हमें परचेस का रेट नहीं मालूम था, हमने सेल का भी रेट एस्टिमेट नहीं कर पाए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पता चल रही। या फिर कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट क्या है, प्रॉपर नहीं दिया एक्ट में भी। तो ऐसे केस में हम, मतलब टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करता है डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, कि भाई आप एक काम करो, हमें प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ करो। मतलब क्या कि हम हमारा ऐसा लगता है हमें कि ये प्रोडक्ट जो हम सप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू अराउंड 10 लाख रुपए होगी, या इसके ऊपर टैक्स 18% से आने वाला है। एक प्रोविजनली हम असेस कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम प्रोविजनली आज ड्यूटी भर देते। पहले समझ लो, प्रोविजनली आज ड्यूटी भर देते। ये ऐसा एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको। किसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा? प्रॉपर ऑफिसर को। वैल्यू वी कैनॉट डिटरमिन, टैक्स वी कैनॉट डिटरमिन, ऐसे टाइम पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हां ये सब कुछ बराबर है, मतलब ये इसको ही इज नॉट एबल टू, रियली इज नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और जीएसटी, देन फ्रॉम द डे 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन, देखो विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन, है ना, 90 दिन में वो हमको ऑर्डर इश्यू करेगा कि हां आप प्रोविजनल असेसमेंट करके आपकी ड्यूटी भरवा दो, राइट। प्रोविजनल खुद ही का असेसमेंट करो प्रोविजनल, और आप ड्यूटी भरवा, ओके। और फिर इसका आपको ऑफ कोर्स इसका फाइनल असेसमेंट भी करना पड़ेगा। एक बार प्रोविजनल हो गया, आपने ड्यूटी भर दिया, तो फिर इसका फाइनल असेसमेंट होगा, और फाइनल असेसमेंट के टाइम पे फिर आपको जो फाइनल ड्यूटी आएगी उतनी भरना पड़ेगा, राइट। देखो मैं एक बार कैलकुलेशन समझा देता हूं। देखो लेट्स से ये प्रोविजनल असेसमेंट आपने कर लिया, और प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे आपने 10,000 रुपीज का जीएसटी भर दिया, ओके। अब इसका फाइनल असेसमेंट होगा, राइट। फाइनल असेसमेंट के बाद पता चला, फाइनल असेसमेंट, ओके, तो फाइनल असेसमेंट में दो बातें हो सकती गाइस।
एक तो ये ड्यूटी ज्यादा निकलेगी या तो कम निकलेगी। जो आपने भरी 10,000, मान के चलो ये निकली 12,000, ऐसा हो सकता है कि ज्यादा निकल गई। फाइनल असेसमेंट जब किया तो पता, अभी ये तो प्रोविजनल पे था ना, या हो सकता है ये कम भी हो जाए, 9,000 ही निकली, राइट। तो अगर हमने 10,000 भरा और ड्यूटी 9,000 ही निकली तो आपको मिलेगा रिफंड, रिफंड मिल जाएगा। और अगर ये ड्यूटी बढ़ गई फाइनल असेसमेंट में, जब फाइनल असेसमेंट कैलकुलेट किया उसमें ड्यूटी बढ़ गई, 12,000 हो गई, तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। और ये जो 2,000 रुपए आप पे करेंगे, इसके ऊपर आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। देखेंगे अपन कैसे, कहां से कहां तक, ये सब देखें, ओके। और ये जो रिफंड मिला ना, ये रिफंड अब गवर्नमेंट से 1,000 रुपए का तो रिफंड भी मिलेगा ना भाई आपको, रिफंड 1,000 रुपीज का। तो इस पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी, लेकिन वो देगी 6% के हिसाब से, राइट, गवर्नमेंट, राइट। चलो देखते कैसे और क्या, देखो कहां से कहां तक इंटरेस्ट, सब देखेंगे। तो देखो प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, देखो एरो देखना, विद इन 90 डेज प्रॉपर ऑफिसर विल पास द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको टैक्सेबल पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई when he is unable to determine the value of supply और रेट ऑफ टैक्स। ये दो ही पर्पज के लिए आप प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखो ध्यान से सुनना, ये दो ही पर्पज के लिए आप कर सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स, राइट। तो नीचे नोट नंबर 1 देखो, आगे दिया है नीचे वाले पेज पे, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड हियर इंक्लूड द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं पता चल रही फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन चैप्टर देखा, वैल्यूएशन रूल्स कौन सा लगेगा इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा है। या रेट ऑफ टैक्स वुड आल्सो हैव इंक्लूड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन क्लासिक। कौन से, क्या इस गुड्स को एग्जेम्पशन रूल्स या एग्जेम्पशन के सेक्शंस एप्लीकेबल है, राइट। सेक्शन 11 हमने देखा, क्या वो ये जो सर्विस या गुड्स हम बेच रहे हैं ये एग्जेम्पशन में आता है, इसका क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, ऐसी चीजें ही यहां पे आएगी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स डिटरमिन करने के लिए हमें तकलीफ दे रही थी। इसलिए हम अप्लाई करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट के। द टैक्सेबल पर्सन विल अप्लाई अलोंग विद द रीजन, रीजन देना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, विल पे द टैक्स प्रोविजनली ऑन प्रोविजनल असेसमेंट बेसिस ऑर्डर पास्ड बाय द ऑफिसर। उसको सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सपोर्टिंग, कि भाई हमें क्यों दिक्कत जा रही कि हम ये ड्यूटी या वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर रेट ऑफ टैक्स नहीं निकाल पा रहे, क्या तकलीफ जा रही है हमको, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। फिर वो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के साथ हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा गाइस, राइट। तो ये सब होने के बाद एक बार इतना टेबल पढ़ लो, सब खत्म हो गया। फिर तो प्रॉपर ऑफिसर आपका असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया एंड अलाउइंग टू पे द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, और वो आपको अलाउ कर देगा कि चलो प्रोविजनल बेसिस पे तू टैक्स पे कर डाला। अब फाइनल असेसमेंट कब होगा, देखो फाइनल असेसमेंट होगा within 6 months from the date of communication order of provisional assessment। तो आज आपका 1 जनवरी को आपका प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट हो गया है ना, ऑर्डर मिल गया आपको। ऑर्डर मिलने के दिन से 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 30 जून तक फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर हो जाना चाहिए, 30 जून। सर अगर अब, अच्छा ये कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स। अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो फिर ऐसे केस में गाइज 6 महीने का फर्दर समय एक्सटेंड कर सकता है असिस्टेंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, एसी और जेसी, एससी और जस्सी, ये दोनों 6 मंथ, फर्दर 6 मंथ, नॉर्मल 6 मंथ और उसके बाद 6 मंथ का समय डिसाइड कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। कौन, असिस्टेंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर। और कमिश्नर के पास पावर है, हाँ कोई जेन्युइन रीजन हो गया तो कमिश्नर भी एंट्री कर सकता है और 4 साल का समय एक्सटेंड कर सकता है, राइट, कि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर और लेट कर सकता है, वो पास करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। देखो नॉर्मली तो 6 मंथ के अंदर अंदर फाइनल हो जाना चाहिए प्रोविजनल असेसमेंट। देखो द प्रॉपर ऑफिसर विल पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर फाइनलाइजिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन किया था। एसी और जेसी कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ अ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बाय फर्दर 6 मंथ, मतलब ओरिजिनल 6 मंथ प्लस 6 मंथ, एंड कमिश्नर कैन एक्सटेंड बाय 4 ईयर्स। तो 4 ईयर कहां से, या तो डायरेक्ट पहले 6 महीने के बाद से कमिश्नर आए तो, या फिर एसी जेसी के असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर के 6 महीने होने के बाद 4 साल, ओके। उसका मतलब एसी जेसी मतलब ज्वाइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, ये स्टिक मार्क किया, ओके। देन इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कितना लगेगा, जैसे कि मैंने बोला आपको ये 2,000 रुपए हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या 1,000 रुपए का रिफंड मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट।
आई होप आपको ये समझ में आ गया। 90 डेज में जब हमने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन से 90 डेज में प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर इश्यू कर देगा सामने वाला बंदा, और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर। इंटरेस्ट टेबल देखो क्या है, फाइनल ड्यूटी इज पेएबल बाय द असेसी, है ना, अगर ये पेएबल है मतलब ये 2000 ऊपर का जो हमें पे करना एक्स्ट्रा पे है, या फिर रिफंडेबल टू द असेसी, या असेसी को रिफंडेबल है। तो पेएबल देखते पहले, पेएबल के लिए 2000 रुपए पेएबल आया था, तो इंटरेस्ट देखो कहां से लगेगा, फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर प्रोविजनल असेसमेंट टू टिल द डेट ऑन विच द टैक्स वाज एक्चुअली पेड। वेरी सिंपल। तो इन्होंने क्या बोला था कि देखो आपको क्या करना है कि यहां पे ये उन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर दे दिया, असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, राइट, और इसी दिन बोल दिया आपको, लेट्स से ये है 1 जनवरी, और इस दिन बोल दिया उन्होंने कि आप है ना तो पेमेंट कर दो टैक्स का, दिस इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, और हमने पे किया लेट्स से 3 मार्च को। अच्छा, इससे अच्छा अपन एक ले लेते, चलो देखो ये प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर था 1 जनवरी को, तो इस दिन आपको कितना पेमेंट, आपने कितना पेमेंट किया था, 10,000 रुपीज, राइट। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आपका बन गया और उसमें निकल गया ड्यूटी लेट से, अच्छा तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर यहां बना, लेट से इसकी डेट ले लेते 1 मार्च, राइट, 1 मार्च डेट ले लेते, इस दिन क्या बन गया, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बन गया, और इस दिन ड्यूटी आई 12,000 रुपए, और उन्होंने बोला आपको कि देखो 2,000 रुपए आपको एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा। हमने बोला ओके कर देते 2,000 रुपए एक्सेस पेमेंट, और वो पेमेंट किया हमने 15 मार्च को, 15 मार्च। तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक लगेगा, देखो यहां पे कर, ये 12,000 आपको कहां पे करना चाहिए था, लॉजिकली यहां पे करना चाहिए था, राइट। तो यहां से इंटरेस्ट चालू होगा, मतलब 1 जनवरी टू 15 मार्च, 1 जनवरी टू 15 मार्च तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो कितने रुपए, कितने परसेंट से करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 18%। देखो सिंपल एकदम, फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट के दिन से लेके तो डेट ऑन विच द टैक्स वाज एक्चुअली पेड एट द रेट ऑफ 18, राइट। अब रिफंड मान के चलो, यहां पे जो हमने देखा, यहां पे अब हमारा 9,000 ही टैक्स आ रहा है, तो 9,000 टैक्स आ रहा है, राइट। अब 1,000 रुपए का हमें रिफंड चाहिए, तो हमने एप्लीकेशन किया, कहां कब किया, 15 मार्च को एप्लीकेशन किया कि भाई हमें वो 1,000 रुपए का रिफंड दे दो। एप्लीकेशन करना, ऑफ कोर्स रिफंड के लिए तो एप्लीकेशन खुद होके नहीं देंगे, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, रिफंड 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपने 15 मार्च को किया तो 15 मार्च से 60 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला आपको। अगर 60 दिन में उन्होंने, रिफंड चैप्टर देखेंगे, वो रिफंड चैप्टर में क्लियर दिया हो, तो उन्होंने अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड इश्यू कर दिया आपको तो बात ही खत्म हो गई। अगर उन्होंने 60 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर वहां से चालू होगा, 61st डे से चालू होगा रिफंड 6% के, मतलब 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, मोटा मोटी मान के चलो 16 मई तक अगर उन्होंने रिफंड दे दिया आपको तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 17 मई से चालू होगा आपका इंटरेस्ट, है ना, 61st डे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दो आप, 17 मई से मान के चलो उन्होंने दिया 27 सितंबर, तो यहां तक 6% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 6%, राइट। लेते समय 18, देते समय सिर्फ 6, क्या करें। एनीवेज चल देखो नेक्स्ट, प्रोविजनल असेसमेंट कैन ओनली बी डन बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज देयरइन एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज सच एज टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ। प्रोविजनल असेसमेंट ये 2 ही चीजों के लिए होता है, मैंने बोला आपको, एक तो वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना बाकी है, टाइम ऑफ सप्लाई, इसके लिए कोई प्रोविजनल असेसमेंट नहीं, राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजनल ऑर्डर सो पास्ड बाय द ऑफिसर वुड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड in the form GST ASMT 05 and the security shall be furnished in the form via bank guarantee not exceeding 25% of the bond amount, which shall include the IGST, CGST, STGST और UTGST payable in respect of transaction। सर कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल है। देखो अब प्रॉपर ऑफिसर ने यहां प्रोविजनल असेसमेंट का आपको ऑर्डर दे दिया, ध्यान से सुनो, प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर दे दिया, 10,000 रुपए पे करने के लिए बोल दिया, लेकिन अब ये तो प्रोविजनल बेसिस पे है ना भाई,
पक्का ना आपको पता है ना उसे पता है, तो उसको लगता है कि ये ड्यूटी आना चाहिए, लेट्स से 13,000 रुपए, 13,000 की ड्यूटी आना चाहिए, या सिंप्लिसिटी के लिए ले लो 14,000 ये ड्यूटी आना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये 10,000 रुपए का टैक्स निकल रहा है, तो बोलेगा 10,000 तो प्रोविजनल में भर दो आप, और 4,000 रुपए का एक स्टैंप पेपर पे हमें बॉन्ड बना के दो। एक स्टैंप पेपर पे हमें क्या बना के दो? बॉन्ड। और वो बॉन्ड विच इंडिकेट्स कि उसमें क्या लिखा रहेगा कि अगर ये ड्यूटी 10,000 रुपए से ज्यादा आई तो हम आपको पे करने के लिए लायबल रहेंगे, राइट? लायबल रहेंगे। अब ये बॉन्ड बना 14,000 रुपए का, लेट्स से। अभी बॉन्ड लोग क्या कर देते? अच्छा ठीक है ना, स्टैंप कहां साइन करना है बताओ, फटाफट साइन करके खत्म कर देते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये 14,000 का जो आपका बॉन्ड बनेगा, मतलब एक्सेस कितना है? 4,000, राइट? 4,000 एक्सेस है ना, 14,000 उसको ड्यूटी आएंगी, सॉरी बॉन्ड 4,000 का बना, 14,000 का नहीं, बॉन्ड 4,000 का बना, तो ये बॉन्ड के साथ साथ आप सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी देना पड़ेगा 25% की, मतलब 1,000 रुपए की सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अरे समझ में आया? तो बॉन्ड तो बनाना ही है आपको 4,000 का, और उसके साथ सिक्योरिटी के तौर पे भी कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ स्टैंप पेपर पे लिख के दे दो, जैसा घर लोन लेते समय अपन मॉर्गेज रखते, घर मॉर्गेज रखते या कोई गिरवी रखते चीज, वैसे ही कोई चीज उनको सिक्योरिटी करके 25% सिक्योरिटी देना पड़ेगा बॉन्ड वैल्यू। ओके, तो वही वहां पे लिखा, और बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा ये फॉर्म में, राइट? और फिर जब आप टैक्स पे कर दोगे फाइनल असेसमेंट होने के बाद, तब आप ये सिक्योरिटी आपकी रिलीज कर सकते हो विद इन 7 days फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। आप अप्लाई कर दो कि भाई हमारा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हो गया, हमने पूरा टैक्स पे कर दिया, जो 14,000 था 10,000 पहले पे किया था, ये 4,000 ले लो, और अप्लाई कर दो कि भाई हमारा वो बॉन्ड सब विड्रॉ कर दो, सिक्योरिटी दे दो हमारी 25%, क्योंकि हमने 4,000 का पेमेंट तो कर दिया ना, अब काय के लिए सिक्योरिटी होना, तो वो सब सिक्योरिटी रिलीज हो जाए। देखो, ऑन द कंक्लूजन ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बन गया, द एप्लीकेंट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर रूल 98(6) in the form of ASMT 08 and release the security so furnished. रिलीज करना पड़ेगा। Security shall be released within 7 days from the date of publication. Right? 7 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी रिलीज करना पड़ेगा। तो आई होप सब समझ में आ गया आपके। सबसे पहले प्रोविजनल असेसमेंट फटाफट बता देता हूं एक बार और। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है गाइस? प्रोविजनल असेसमेंट के केस में आप ड्यूटी लायबिलिटी को असेस नहीं कर पा रहे, वैल्यू को असेस नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रोविजनल असेसमेंट का फंड आया। जिस दिन एप्लीकेशन करोगे वहां से 90 डेज में फिर फाइनल असेसमेंट होगा विद इन 6 मंथ, 6 मंथ फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड, ACJC 4 साल कमिश्नर। अगर ड्यूटी ज्यादा आ गई तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बॉन्ड भी साथ में देना पड़ेगा विद 25% सिक्योरिटी। रिफंड आया तो 6% का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 61st डे से। ओके, देन सेल्फ असेसमेंट। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट सर? बहुत सिंपल, कि आप अपनी लायबिलिटी खुद कैलकुलेट करो और खुद ही गवर्नमेंट को भर दो, वो आपके लायबिलिटी कैलकुलेट करने में दखलंदाजी नहीं देंगे। तो देखो, every registered person would be required to assess his tax dues in accordance with the provision of GST Act and pay the same by filing of the return under section 39। रिटर्न में देखा हमने, आप खुद ही कैलकुलेट करो, रिटर्न खुद ही भर दो गवर्नमेंट को और पे कर दो लायबिलिटी, राइट? नाउ person can rectify the outward supply wrongly furnished in the previous return by the due date for furnishing in the month of September of the subsequent financial year और the second quarter। ये बहुत बार देखा है हम लोगों ने, राइट? तो कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? जैसा ये ईयर है आपका, लेट से कोई भी ईयर 20-21 ईयर है फाइनेंशियल ईयर, वो 20-21 के आगे सितंबर मंथ जो आएगा वहां तक, सितंबर मंथ का ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर तक, या एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, सिंपल। देन नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। मतलब क्या गाइस? यहां दो है, देखो, एक असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स है और उसके आगे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मैं दोनों पहले आपको समझा दूं। व्हाट इज असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर? इस केस में आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, देखो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो लेकिन आप रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे, राइट? और दूसरा है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड, मतलब यू आर लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। देखो, यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन and file the return, but you are not taking the registration and filing return। आप लिख लो, आप लायबल हो लेकिन नहीं ले रहे हो और रिटर्न नहीं भर रहे हो। तो पहला देखते हैं अपन, नॉन फाइलर्स, मतलब आप रजिस्टर्ड हो
लेकिन आप रिटर्न नहीं भर रहे हो या टैक्स नहीं भर रहे हो। तो देखो, when the registered person, देखो, registered person does not file the return, the अंडर सेक्शन 39 मतलब जो रेगुलर रिटर्न रहते हैं आपके, वो आप फाइल नहीं करो, या फाइनल रिटर्न, फाइनल मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, याद है आपको, तब आपको एक फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, या फिर जब आपने कैंसिल किया विच एवर इज लेटर, याद होगा, राइट। फाइनल रिटर्न, द प्रॉपर ऑफिसर शॉल इशू द नोटिस requiring him to file the return within 15 days from the date of issuance of notice। प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिस देगा और बोलेगा 15 दिन के अंदर अंदर ये सब रिटर्न भर दे तू, है ना। जो फाइनल रिटर्न नहीं भरा होगा या रेगुलर रिटर्न आप नहीं भर रहे हो, तो आपको बोलेगा कि 15 दिन के अंदर, ये नोटिस मिलने से 15 दिन के अंदर तू रिटर्न फाइल कर दे। देन नेक्स्ट, इफ द पर्सन डज नॉट फाइल द रिटर्न इवन आफ्टर इश्यूएंस ऑफ नोटिस, नोटिस के बाद भी नहीं किया, देन ही विल इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 62 and may assess the tax liability in accordance with rule 100, that is based judgment assessment। मतलब क्या कि देखो, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अब सामने वाले ने आपको नोटिस भेजा और बोला कि ये रिटर्न 15 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर दो। अब आपने 15 दिन के अंदर भी ध्यान ही नहीं दिया, रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो फिर वो आपका कर डालेगा बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। सर व्हाट इज बेस्ड जजमेंट असेसमेंट? सिंपल, आपको मालूम है बेस्ड जजमेंट मतलब क्या गाइस, वो खुद जजमेंट लेगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न, किसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, कितना टैक्स आना चाहिए, और वो खुद ही रिटर्न फिर खुद ही टैक्स असेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न। किसका 1 करोड़ का सप्लाई था, तो ये महीने में भी उसका 1 करोड़ का सप्लाई होगा। जिस महीने में उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसके लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, उसका भी 1 करोड़ रुपए होगा और आपके ऊपर सीधा नोटिस ठोक देगा। अरे समझ में आया? बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है ना, बाजी, अरे BIJO, बेस्ड BJAO, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर shall be issued within 5 years from the due date of filing annual return to which such a non filing or payment relates। मतलब जिस साल का ये नॉन फाइलिंग का रिटर्न है या पेमेंट का केस है, जैसे लेट्स से 2021 का नॉन फाइलिंग का केस है, मतलब यहां पे ये कोई मंथ का रिटर्न आपने नहीं भरा था, फेब्रुवरी मंथ का रिटर्न आपने नहीं भरा, तो इसका हम ड्यू डेट देखेंगे फाइनल रिटर्न का, दैट इज 31 दिसंबर 21, और यहां से 5 साल तक, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 दिसंबर 26 तक, 26 तक कभी भी नोटिस इशू कर सकता है बेस्ड जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर, सॉरी नोटिस। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेज द वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अब आपको असेसमेंट ऑर्डर मिल गया यहां पे बेस्ड जजमेंट का, और यहां से 30 दिन के अंदर कर दिया, तो फिर ये ऑर्डर स्टैंड्स विड्रॉन। यस, आपने फाइल कर दिया ना, ऑर्डर मिलने के बाद भी आपने गलती सुधारी तो चले, तो ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, शॉल डीम टू हैव बीन विड्रॉ। चलो एक बार बताता हूं क्या होगा, फास्ट सुनो 2 मिनट में। सबसे पहले जिस पीरियड का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस इश्यू करेगा नॉर्मल, 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करो। अगर आपने 15 दिन के अंदर नहीं किया तो आपका बेस्ड जजमेंट करेंगे। बेस्ड जजमेंट कब तक कर सकते हैं सर? जिस साल का नॉन फाइलिंग या पेमेंट है, उस साल के एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 5 साल तक। जब आपका बेस्ड जजमेंट ऑर्डर इश्यू होगा, उसके 30 दिन तक आप सुधर गए तो भी चलेगा, हम ऑर्डर को विड्रॉ कर देंगे, तो फाइल करो, बस इतना सिंपल। ओके, हिंदी में लिख लो आप वहां पे फटाफट। सेक्शन 62 नाउ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड ऑन कॉन्ट्री टू द 73-74 रिकवरी के सेक्शन, रिकवरी सेक्शन को इसको कॉन्ट्रा नहीं कर सकते। 73 एंड 74 इंडिकेट्स द शो कॉज नोटिस, अपन देखेंगे ये वहां जाने के बाद ही इसको समझेंगे। 73-74 डिमांड रिकवरी के सेक्शन है, अभी यहां पे नहीं समझ में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट यहां क्या है देखो, यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड फाइल द रिटर्न, बट आप नहीं कर रहे हो, बट आपने नहीं किया, राइट, तो फिर ये इधर आ जाएंगे। तो देखो, एप्लीकेबल टू दोज पर्सन who failed to obtain registration, मैंने बताया आपको, who failed to obtain registration, लेकिन इनको जरूरी था, या whose registration has been cancelled under section 29(2), ये हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देख लिया, एंड नोटिस विल बी इशूड टू डिफॉल्टर सीकिंग रिप्लाई विद इन 15 days। आपको नोटिस आ जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दो, और असेसमेंट ऑर्डर be passed within 5 years applicable from the annual return for the financial year for which default relates। कोई जिस साल का डिफॉल्ट है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, वहां से
एनुअल रिटर्न से 5 साल तक ये नोटिस आपको इश्यू कर सकते, कुछ खास काम नहीं। देन नेक्स्ट, स्क्रूटिनी असेसमेंट। ये क्या होता है? सिंपल देखो, अब आपने रिटर्न फाइल किया, अब वो लोग चेक करेंगे ना भाई, स्क्रूटिनी करेंगे वो रिटर्न की, तो स्क्रूटिनी करने के लिए वो प्रॉपर किया, बुक्स ऑफ अकाउंट आपके प्रॉपर है, उतना ही फिगर आपने इधर लिया क्या, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्रूटिनी असेसमेंट। ओके, तो देखो, द प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनाइजेस द रिटर्न। ये स्क्रूटिनी असेसमेंट तभी होगा गाइस जब आप रिटर्न फाइल करोगे। ऑफ कोर्स रिटर्न की ही तो स्क्रूटनी होगी ना, तो स्क्रूटनी असेसमेंट तभी होगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे। तो देखो, furnishes and verify the correctness of the return filed by the registered person and inform the discrepancies if any under issuing the notice under rule 99, seeking the explanation within 30 days from the date of service of notice। अगर उन्हें लगता है कि यस आपने ये रिटर्न फाइल करने में कुछ गलती की, टैक्सेबल की वैल्यू एग्जेम्प्टेड में डाल दी, एग्जेम्प्टेड की वैल्यू नील रिटर्न में डाल दी, आईटीसी प्रॉपर क्लेम नहीं किया, अगर उनको गड़बड़ लगता है तो आपके ऊपर रूल 99 में नोटिस इशू करेंगे और बोलेंगे क्या 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करो। इफ द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्सेबल पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल, बराबर रीजन नहीं दे रहा है, देन ऑडिट आपके अगेंस्ट में चालू हो जाएगा। इंस्पेक्शन, सर्च सीजर, इंटीमेशन, ये सब सेक्शन आपको अप्लीकेबल हो जाएगी। डिमांड रिकवरी, सर्च सीजर, इंस्पेक्शन, अगर आप प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते हो तो ये सब अप्लाई हो जाए। स्क्रूटिनी मतलब क्या, आपने जो रिटर्न फाइल किया वो रिटर्न का स्क्रूटिनाइजेशन, मतलब हम क्या करेंगे, दूरबीन लेके अच्छे से देखेंगे रिटर्न, राइट? यस, करेक्ट। देन नेक्स्ट, समरी असेसमेंट। देखो अभी ये भी बहुत सिंपल है, समरी असेसमेंट, और इसको प्रोटेक्टिव असेसमेंट भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइस डिपार्टमेंट को लगता है कि असेसी हमारा टैक्स चोरी कर रहा है, मतलब क्या, टैक्स प्रॉपर भर नहीं रहा है या कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, या ही इज लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन बट रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो ये समरी असेसमेंट भी हो सकता है इनका। देखो, समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर हैज एविडेंस दैट देयर माइट बी अ टैक्स लायबिलिटी एंड प्रॉपर ऑफिसर हैज ऑब्टेन्ड द परमिशन ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर टू असेस द टैक्स लायबिलिटी समरी। मतलब क्या कि असेसमेंट ऑफ असेसिंग ऑफिसर को लगता है, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको लगता है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसने टैक्स लायबिलिटी भरना चाहिए, कुछ तो भी क्या कर रहा है, चुरा रहा है। समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड व्हेन प्रॉपर ऑफिसर हैज एविडेंस, इसके पास कुछ तो भी एविडेंस है, इसके पास कुछ तो भी एविडेंस है जिसके बेसिस पे इसे लगता है कि ये पर्सन ने तो रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स भरना चाहिए बट ये नहीं कर रहा है, तो फिर वो परमिशन लेगा किसकी, ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर की, और वो पर्सन को नोटिस इशू कर। जैसे देखो, मान के चलो कोई ऑफिसर है, एक दिन बीवी बड़ी जिद कर रही थी कि मुझे डायमंड नेकलेस लेके चाहिए, तो एक शॉप में गया, डायमंड नेकलेस, वो बाजू में बैठा, बीवी अपनी चल रही, क्या क्या कर रही, 100 डायमंड नेकलेस देख लियो। अब इन द मीन टाइम ये ऐसे देख रहा था वो शॉपकीपर को, और वो शॉपकीपर, जब शॉपकीपर को नहीं पता था ये बंदा प्रॉपर ऑफिसर है जीएसटी का, तो ये कोई जीएसटी के बिल नहीं फाड़ रहा था प्रॉपर जो शॉपकीपर है, तो प्रॉपर ऑफिसर ने देखा और बीवी को डायमंड नेकलेस वगैरह तो लेके दिया। दूसरे दिन ऑफिस में गया और एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर को बोलो, साहब इधर आओ, सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वो मैं फलानी फलानी दुकान में गया था, वहां है ना, तू ये साला जीएसटी नहीं लगा रहा है, शायद हमारा टैक्स मतलब नहीं भर रहा है प्रॉपर, वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, तो इसके पास एविडेंस था, ये खुद गया था। तो ऐसे केस में अब वो क्या कर सकता है, वो समरी असेसमेंट करवा सकता है उसका। अरे समझ में आया, राइट? देखो, द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट हैव सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी डिले इन पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर वुड एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। जितना डिले हम करेंगे किसके लिए, ये ऑर्डर पास करने के लिए, असेसमेंट ऑर्डर, उतना डिपार्टमेंट का नुकसान होते जाएगा। हैज रीजन टू बिलीव, ग्राउंड टू रीजन टू बिलीव होना चाहिए उसके पास, राइट? कि जितना डिले हम करेंगे उतना ये गड़बड़ होने वाला है। व्हाट इज रीजन टू बिलीव गाइस? उसके पास कुछ तो भी कॉन्क्रीट एविडेंस। जैसे देखो, मेरे जब मैं लाइव लेता था ना, एक लड़का और एक लड़की दोनों है ना एक डेस्क पे बैठे थे और दोनों के बीच में चलते रहता था कुछ है ना। हाँ, तो फिर सभी स्टूडेंट को डाउट था, लेकिन आजकल क्या है, मैं ज्यादा कोई ऐसा टेंशन नहीं लेता था, ठीक है कर रहे बच्चे हैं, अच्छा है ना। लेकिन
अब मुझे नहीं लगता था, बाकी सब स्टूडेंट उनके बारे में गलत सलत सोचते रहते थे कि भाई इन दोनों का कुछ तो भी लफड़ा है। तो एक दिन ऐसे ही मैं मूवी देखने गया था, वो दोनों भी वहां पे आए। पहली बार में तो उन्होंने मेरे से नजर चुरा लिया, ओ आशीष सर वहां। फिर इंटरवल में अब पॉपकॉर्न लेने वो भी पहुंचा और मैं भी पहुंचा, नाचोज लेने पहुंचा था मैं। हाँ, तो आमने सामने आगे मैंने बोला अरे कैसे हो, तो बोले मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हो सर? मैं बोला आई एम ऑल्सो गुड। तो बोले सर आप कैसे हैं? अच्छा मैं तो मूवी देखने आया भाई, आप क्यों हैं? मैं मूवी देखने आया। तो बोले हाँ सर हम भी मूवी देखने आए। अच्छा कौन सी मूवी देखने? तो बोले वो नहीं क्या उकड़ुम पुकड़ुम। मैं बोला अरे ये कौन सी मूवी? तो बोले सर वो तमिल मूवी है उकड़ुम पुकड़ुम। मैं बोला अच्छा है? लड़का महाराष्ट्रियन, लड़की गुजराती और मूवी देख रहे तमिल। रीजन टू बिलीव कि ये दोनों के बीच में अब सच में कुछ तो भी गड़बड़ है। अब तक तो डाउट था, अब मेरा डाउट यकीन में बदल गया। राइट, दैट इज रीजन टू बिलीव। सब एग्जाम्पल्स है। एनीवेज, तो उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तब असेसमेंट ऑर्डर इशू हो सकता है। इफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल, अब मान के चलो कि वो शॉपकीपर, जो शॉप में मैं गया था, वहां पे उसका मालिक नहीं है, सेठ नहीं है, उसका एजेंट बैठा है या कोई और पर्सन बैठा है जो बिल फाड़ रहा है, पैसे ले रहा है। तो मैंने पूछा वो कहां है? तो बोले साहब वो तो है नहीं अभी यहां पे, वो दिल्ली में है। तो जो वो वहां का जो पर्सन रहेगा ना, उसी के ऊपर प्रोसीडिंग चालू करवा देंगे। देखो, if the supplier of the goods is not ascertainable, the person in charge of the goods would deem to be the assessee for the summary assessment. उसी को assessee मानेंगे और उसी के ऊपर assessment चालू हो जाएगा। And assessment order can be withdrawn if found erroneous on application by the person within 30 days from the date of receipt or his own motion. अब हमने तो नोटिस डाल दिया, लेकिन वो ईमानदार था, जेन्युइन था और सच में उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही थी। अब ये प्रॉपर ऑफिसर ने गड़बड़ में ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर से पावर लेके उसके ऊपर नोटिस डाल। अब वो जब दिल्ली से आया, उसने देखा यार ये क्या नोटिस आ गई, उसने एप्लीकेशन दे दिया, साहब मेरे दुकान में आके देखो, मेरे पूरे बुक्स देखो आप, मैं लायबल नहीं हूं, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं टैक्स। तो ऐसे केस में फिर अगर वो प्रॉपर है, इरोनियस ऑर्डर जो फाइल किया वो इरोनियस है, तो एप्लीकेशन वो फाइल करेगा और ये फिर विद इन 30 डेज उसको करना पड़ेगा, तो ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। अरे आया समझ में? ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है। तो ये कब होगा? अगर, लिख लो आप, नीचे लिखो, अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लगता है कि अपनी कोई ड्यूटी क्या हो रही, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए हार्म है, तो फिर ये समरी असेसमेंट होगा। लिख लो आप हिंदी में, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए। फिर ये ऑडिट्स भी एक है, देखो ऑडिट अंडर जीएसटी, बहुत सिंपल है। 3 प्रकार के ऑडिट है बेसिकली। एक ऑडिट होता है जो असेसी खुद करेगा अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर जाता है, तो किससे करेगा? सीए या सीएमए से, प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए से ऑडिट करेगा अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चले जाता है। और आपको याद है 9C नंबर का फॉर्म होता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C। दूसरा, डिपार्टमेंट के लोग ही उनका ऑडिट करते, टैक्स अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट के लोग उनके डिपार्टमेंट के पर्संस का ऑडिट करते कि इसने प्रॉपर चेकिंग किया क्या। जैसा डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर ने स्क्रूटनी असेसमेंट किया, तो फिर वो प्रॉपर स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ या नहीं, ये सब चेक करते टैक्स अथॉरिटी। और तीसरा एक स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट कैसा होता है कि डिपार्टमेंट क्या करता है, वो खुद अपने पैनल्स पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएमएस को लिस्ट करता है, सीए और सीएमएस को लिस्ट करता है अपने पैनल पे। और वो भले ही मेरा ऑडिट हो चुका है पहले, जैसा मैं एसएससी हूं, मेरा ऑडिट हो चुका है, सीए या सीएमए से नॉर्मल ऑडिट हो चुका है, 2 करोड़ से ऊपर गया था, मेरा ऑडिट हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट को डाउट है कि ये जो ऑडिट हुआ इसमें भी कुछ तो भी गड़बड़ है, इसने सीए को मैनेज किया है, सीएमए को मैनेज किया, कुछ तो भी गड़बड़ है। तो डिपार्टमेंट जो उनके नॉमिनेटेड सीए या सीएमए है, नॉमिनेटेड सीए सीएमए, उनके थ्रू इसका स्पेशल ऑडिट करवाएंगे, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे वो सीए और सीएमए के थ्रू। टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू बताया मैंने, वो टैक्स अथॉरिटीज जो है वो स्क्रूटनी करने वाले, वो आपके प्रीमाइसेस में आके बैठते और आपसे पूरे रिकॉर्ड्स मांगते। टैक्स अथॉरिटीज वो ऑडिट करेंगे, और सीए सीएमए जो आपका नॉर्मल ऑडिट जो 9C 2 करोड़ के ऊपर जाता है। ऐसे 3 ऑडिट है। देखो, ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन एंड फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो, वेदर दे आर मेंटेन प्रॉपरली, पूरा टैक्स पे किया कि नहीं, रिटर्न फाइल किया कि नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया,
आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई नहीं बराबर, ये सब चेक कर। सिंस जीएसटी इज ट्रस्टेड बेस्ड सिस्टम बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, द पर्सन पेज द टैक्स as per his determination. Thus there arises a need of a tax official, that is CA and CMA, to ensure the check and compliances of a registered person in his behalf. ये असेसी तो खुद ही रिटर्न भर रहा है, टैक्स भर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक अथॉरिटी रख दी कि भाई इनसे तुम ऑडिट करवा लो कि सब कुछ प्रॉपर आपने भरा है नहीं भरा। तो ये 3 ऑडिट्स बताया मैंने आपको। पहला ऑडिट बाय सीए सीएमए, अगर आपका 2 करोड़ रुपए से ऊपर टर्न हो गया तो। टैक्स अथॉरिटीज मतलब खुद वो आपके प्रीमाइसिस में आएंगे और सब डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। और स्पेशल ऑडिट मतलब डिपार्टमेंट अपने पैनल पे सीए और सीएमए रजिस्टर्ड करेंगे और उनसे आपका ऑडिट करवाएंगे, वो सीए और सीएमए से, आपके सीए से नहीं। ये सब सेक्शन है। सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग देखो, हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़, तो फिर ये सीए सीएमए से ऑडिट होगा। डिपार्टमेंट वाले कब आएंगे? कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, दैट इज कमिश्नर एट द फ्रीक्वेंसी एज, वो फ्रीक्वेंसी एज में भी प्रिस्क्राइब, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद ऐसे ऑडिट करते रहते हैं वो लोग। एंड स्पेशल ऑडिट इज ऑर्डर्ड बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्टिंग द रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज बुक्स ऑडिटेड बाय सीओ और सीएमए नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द केस। नेचर एंड मतलब असेसी के बुक्स में बहुत नेचर कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट इनको गड़बड़ लग रहे कुछ, तो कमिश्नर ने जो सीए सीएमए उनके पैनल पे रखे उनसे ऑडिट करवाए। यहां ऑडिट कौन करता है? सीए सीएमए, इधर भी सीए सीएमए बट नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, और यहां कमिश्नर और एनी अदर ऑथोराइज ऑफिसर वो आपके प्रीमाइसिस में आ जाते। आउटकम, कंप्लायंसेस प्रॉपर हुए नहीं, टैक्स पेएबल है, रिफंडेबल है, वो सब निकालना। इफ द टैक्स इज फाउंड पेएबल, एडजुडिकेशन शुड बी डन, अगर पेएबल है तो एडजुडिकेशन, एंड इफ टैक्स फाउंड पेएबल, एडजुडिकेशन शुड बी डन। टाइम लिमिट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मालूम है सीए का ऑडिट। डिपार्टमेंट का ऑडिट कब तक हो सकता है? देखो कितने पीरियड में, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। उन्होंने आज चालू किया आपके प्रीमाइसिस में आना, तो 3 मंथ तक वो रह सकते, ऑडिट कर सकते। 6 मंथ का एक्सटेंशन है, और 15 दिन की प्रायर नोटिस एसएससी को देना पड़ेगा कि हम आपके यहां आ रहे, तैयार रखो सब दावत के लिए, हम आपके यहां आ रहे। तो 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो नॉमिनेटेड लोग रहेंगे उनको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब डिपार्टमेंट वाले वो सीए को बोलेंगे भाई इनका ऑडिट करवा के दो, इनके बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इनको बड़ा पैसा मिलता है, ये जो नॉमिनेटेड सीए रहते, और 90 डेज का फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, टाइम पीरियड पूछता है। और अदर पॉइंट्स इसमें तो कुछ नहीं। फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट देना पड़ेगा। रिप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या रिप्लाई किया? टू द पर्सन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। तो ये जो लोग आके बैठेंगे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसको उसके फाइंडिंग के पूरे डिटेल देंगे कि हमने ये फाइंड किया है, यहाँ आपने टैक्स नहीं भरा, यहाँ भरना चाहिए था, ये सब चीजें फाइंड करके देंगे, और फिर एसएससी को भरना पड़ेगा। और ये इनका जो एक्सपेंस रहेगा, ये सीए और सीए में किसने नॉमिनेट किया? डिपार्टमेंट वालों ने। तो इनका एक्सपेंसेस भी, पैसे भी, फीस भी सीए सीएमए की किसको देना पड़ेगा? डिपार्टमेंट को, एसएससी को नहीं देना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट पे करेगा इनकी फीस। ओके, वेरी सिंपल। एक बार ये टेबल को गो थ्रू कर लो, और सिंपल सा चैप्टर था। असेसमेंट एंड ऑडिट भी मैंने इसमें कवर कर। ओके, चल।